हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है जिसमें छोटे से छोटे कणों का काम हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के हर एक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से एक है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे ब्लड कोएगुलेशन भी कहा जाता है। असल में यह वही प्रक्रिया है जो अक्सर चोट लगने पर होती है, जिसमें प्राकृतिक रूप से खून खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। सोचिए, अगर ये ना होता तो छोटी से छोटी चोट भी हमारे लिए जानलेवा बन सकती थी और हमें हमेशा इसका कोई इलाज लेकर चलना पड़ता। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ब्लड क्लॉटिंग किसी एक्सीडेंट के वक्त या त्वचा कटने पर हमें खून के अधिक रिसाव से बचा लेती है। लेकिन अगर यही ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के अंदर हो जाए तो घातक साबित हो सकती है। कैसे? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। असल में शरीर के बाहर तो ब्लड क्लॉटिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन जब रक्त का थक्का शरीर की धमनियों और नसों यानी वेन्स में बनने लगता है तो यह अपने आप नहीं घुलता और कई बार जानलेवा साबित होता है। और जब ब्लड क्लॉट बहुत आसानी से बनने लगते हैं तो वह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर खून के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, जिसे एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग या हाइपर कोएगुलेशन कहते हैं। जैसे पैरों में बनने वाला ब्लड क्लॉट फेफड़ों या दिमाग तक पहुंच सकता है। ब्लड क्लॉट जब धमनियों में बनता है तो उसे आर्टेरियल क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रभावित करती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तुरंत तेज दर्द, लकवा मारना या किसी हिस्से के सुन्न हो जाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब ब्लड क्लॉट नसों में बनता है तो उसे वेनस ब्लड क्लॉट कहा जाता है। ये क्लॉट धीरे धीरे बनते हैं और यह भी गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। वेन्स में बनने वाले गंभीर क्लॉट डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहे जाते हैं। यह ज्यादातर टांगों में विकसित होते हैं, लेकिन हाथ, पेल्विस या दिमाग में भी बन सकते हैं। वेन्स में थक्का बनने पर हाथों या पैरों में सूजन आ सकती है, नसें उभरने लगती हैं, त्वचा लाल हो जाती है और तेज दर्द के अलावा वह हिस्सा छूने पर गर्म महसूस होता है। अगर आप लंबे समय से चल फिर नहीं रहे हैं तो आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही अगर हाल ही में आपकी सर्जरी हुई हो या गर्भ निरोधक हार्मोन ले रहे हो, कैंसर का उपचार चल रहा हो या जिनका भार ज्यादा हो, स्ट्रोक या लकवा हो चुका हो, हृदय संबंधी समस्या हो, कोविड-19 जैसे संक्रमण होने पर भी आपको ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है। इन दोनों कोविड मरीजों के फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बनने के कई मामले सामने आए हैं। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द होना, धड़कनें तेज हो जाना, हल्का बुखार रहना, सूखी खांसी या खांसी में खून आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्लड क्लॉटिंग की रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहे, संतुलित और पोषक भोजन लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, लगातार अपनी मुद्राएं बदलते रहें, नमक कम खाएं, ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें, अपने रक्त में शुगर या कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित जांच करवाते रहें और उसे काबू में रखें। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत ब्लड क्लॉट की पहचान करना काफी आसान हो गया है और इसका उपचार भी किया जा सकता है। ब्लड क्लॉट के उपचार में क्लॉट को शरीर के अंदर ही डिसॉल्व कर दिया जाता है। जब इसे डिसॉल्व करना संभव नहीं होता तो उसे सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। इलाज के लिए सामान्य तौर पर रक्त को पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं, जिसे ब्लड थिनर या एंटीकोएगुलेंट भी कहते हैं। सर्जरी: जब दवाओं से ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना संभव नहीं होता तो उसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। स्टेंट: कई बार जब क्लॉट के कारण रक्त नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उन्हें खोलने के लिए स्टेंट डाला जाता है। यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जिसे डॉक्टर से निर्धारित करते हैं ताकि व्यक्ति में किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। उम्मीद है ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए कारगर साबित होंगी और आप अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे।